नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे बीए भाग तृतीय महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और बीए भाग प्रथम राजस्थान विश्वविद्यालय, और दोनों में ही सेकंड पेपर भारतीय समाज, और उसमें हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू विवाह की। और हिंदू विवाह के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 8वीं मुलाकात है, और आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हिंदू विवाह के निषेध हैं कि विवाह साथी क्षेत्र के चुनाव में किन किन नियमों की ध्यान रखा जाता है, उसी के संदर्भ में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह, इसको कुलीन विवाह भी कहते हैं और हाइपरगेमी कहते हैं। जब एक उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र के लड़के का विवाह किसी ऐसी लड़की से किया जाए जिसका वर्ण, जाति, उपजाति, कुल एवं वंश लड़के से नीचा हो, तो ऐसे विवाह को अनुलोम या कुलीन विवाह कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार के विवाह में लड़का उच्च सामाजिक समूह का होता है और लड़की निम्न सामाजिक समूह की। उदाहरण के लिए, एक ब्राह्मण लड़के का विवाह एक क्षत्रिय या वैश्य लड़की से होता है तो इसे हम अनुलोम विवाह कहेंगे। वैदिक काल से लेकर स्मृति काल तक अनुलोम विवाह का प्रचलन रहा है। मनुस्मृति में लिखा है कि एक ब्राह्मण को अपने से निम्न 3 वर्णों क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की कन्या से, क्षत्रियों को अपने से निम्न 2 वर्णों वैश्य एवं शूद्र कन्या से, और वैश्य अपने वर्ण के अतिरिक्त शूद्र कन्या से भी विवाह कर सकता है। किंतु मनु प्राणी ग्रहण संस्कार करने की स्वीकृति केवल सवर्ण विवाह के लिए ही देते हैं। याज्ञवल्क्य ने भी ब्राह्मण को 4, क्षत्रिय को 3, वैश्य को 2 और शूद्र को 1 विवाह करने की बात कही है। मनु ने एक अन्य स्थान पर शूद्र कन्या से द्विज लड़के का विवाह अनुचित भी बताया है। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को मनु पार्श्व, एक जीवित शव की संज्ञा देते हैं और उसे संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। प्राचीन समय में अनुलोम विवाह का विस्तार वर्णों तक था, किंतु जब वर्ण अनेक जातियों एवं उपजातियों में बट गए और उनमें रक्त शुद्धता एवं उच्चता की भावना पनपी तथा जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो कुलीन विवाह का प्रचलन हुआ। कुलीन विवाह का तात्पर्य एक जाति अथवा उपजाति में विवाह करने पर वधू के लिए वर उच्च कुल या गोत्र से प्राप्त करने से है। कुलीन विवाह का सर्वाधिक प्रचलन बंगाल में रहा है, जहां उच्च कुल के लड़के का विवाह निम्न कुल की कई लड़कियों से होता था। अब हम बात करेंगे कुलीन या अनुलोम विवाह के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ हाइपरगेमी। पहला प्रभाव जो समाज में देखने को मिला वो है उच्च कुलों में लड़कों की कमी। जब निम्न कुल की लड़कियों का विवाह उच्च कुल के लड़कों से किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप उच्च कुल की लड़कियों के लिए लड़कों का अभाव हो जाता है और उन्हें अविवाहित ही रहना पड़ता है। दूसरा है नीचे के कुलों में
लड़कियों की कमी। नीचे के कुल के सभी लोग जब अपनी कन्या का विवाह उच्च कुल में कर देते हैं तो नीचे के कुल के लड़कों के लिए कन्या का अभाव हो जाता है और कई लड़कों को अविवाहित ही रहना पड़ता है। तीसरा है बहुपति एवं बहुपत्नी विवाह का प्रचलन। ऊंचे कुल के लड़कों से नीचे कुल के सभी लोग अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उच्च कुल में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन होगा। दूसरी ओर नीचे के कुल में लड़कियों का अभाव होने पर बहुपति विवाह का प्रचलन होगा। चौथा है वर मूल्य प्रथा। जब नीचे कुल वाले उच्च कुल के लड़कों को वर के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो उच्च कुल में लड़कों का अभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर वर मूल्य प्रथा का प्रचलन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बेमेल विवाह। अनुलोम विवाह के कारण ऊंचे कुल में लड़की का विवाह कभी कभी प्रौढ़ या वृद्ध व्यक्ति से के साथ भी कर दिया जाता है। बंगाल एवं बिहार में उच्च कुल के कई लड़कों के तो 100 तक पत्नियां होती है जिन्हें याद रखने के लिए रजिस्टर रखना होता है। कई बार तो वधू की आयु वर की पुत्री के बराबर होती है। अगला है बाल विधवाओं में वृद्धि। अनुलोम विवाह के कारण उच्च कुल के पुरुषों के कई पत्नियां होती है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर समाज में बाल विधवाओं की संख्या बढ़ जाती है। अगला है बाल विवाह का प्रचलन। अनुलोम विवाह में प्रत्येक पिता यह चाहता है कि उसकी कन्या का विवाह उच्च कुल के लड़के से हो। अतः ज्यों ही कोई योग्य वर मिला कि कन्या का विवाह करवा दिया जाता है। कई बार तो 4-5 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का भी विवाह कर दिया जाता है। अगला है कन्या मूल्य का प्रचलन। अनुलोम विवाह के कारण नीचे के कुलों में कन्याओं का अभाव हो जाता है जिसके फलस्वरूप कन्या मूल्य का प्रचलन होता है। और अंतिम है सामाजिक बुराइयों को जन्म। अनुलोम विवाह प्रथा ने समाज में रूढ़िवादिता, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत जीवन में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। तो ये तो मित्रों हमने पढ़ा अनुलोम या कुलीन विवाह। ये पूछा जाता है परीक्षा में। और इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ है प्रतिलोम विवाह, हाइपोगैमी। ये इसके ठीक उल्टा है। अनुलोम विवाह का विपरीत रूप प्रतिलोम विवाह है। इस प्रकार के विवाह में लड़की उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल या वंश की होती है और लड़का निम्न वर्ण, जाति, उपजाति, कुल या वंश का होता है। इसे परिभाषित करते हुए कापड़िया लिखते हैं, एक निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि एक ब्राह्मण लड़की का विवाह किसी क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र लड़के से होता है तो ऐसे विवाह को हम प्रतिलोम विवाह कहेंगे। इस प्रकार के विवाह में स्त्री की स्थिति निम्न हो जाती है। स्मृतिकारों ने इस प्रकार के विवाह की कटु आलोचना की है। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानों को चांडाल अथवा निषाद कहा जाता था। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 एवं 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह दोनों को ही वैध माना गया है। अब हम कल चर्चा करेंगे मित्रों हिंदू विवाह की आधुनिक प्रवृत्तियां या परिवर्तन, रिसेंट ट्रेंड्स या चेंजेस इन हिंदू मैरिज, कि अब हिंदू विवाह में
क्या क्या नई प्रवृत्तियाँ, क्या क्या नए परिवर्तन हो रहे हैं, इनकी मैं आपसे कल चर्चा करूँगा। प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे यही सलाह मशवरा सुझाव रहता है, आप अध्ययन अध्यापन करें, स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। अभी थोड़ा एक अलग तरह का समय काल चल रहा है। यद्यपि बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों को तो महाविद्यालय में एक निश्चित अनुपात में एक क्रमवार आने की सरकार ने अनुमति दी है। मुझे आशा और उम्मीद है आप उसी के अनुरूप महाविद्यालय आ रहे होंगे। मेरी जो आपसे महत्वपूर्ण जो इस वीडियो के अंत में बात होती है वो यही कि आप इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या, जिज्ञासा, आपको कोई प्रश्न है आपके मन में, कोई तरह की शंका है, तो आप उसके लिए अवश्य इनबॉक्स में जाके कमेंट करें। और जो महाविद्यालय के द्वारा, विद्वान साथियों के द्वारा आपको जो यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर जो कंटेंट्स, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, इसका आप स्वाध्याय करें, नोट्स बनाएं और अपने वे साथी जिनके पास किन्हीं कारणवश ये वीडियोस, ये स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक भी पहुंचाएं और आप अध्ययन अध्यापन करें, नोट्स बनाएं, पढ़ते रहें आप और खुश रहें, खुश मिजाजी में रहें, आनंद से रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सुप्रभात। धन्यवाद।